ए, कहां तक हम इलेक्ट्रोफाइल्स पर बात कर रहे थे? केटाइंस वाले हमने लिख लिए थे। अगर अपन बात करना चाहें तो कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स आपके केटाइंस ही हो, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी आपके पास हो सकते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, आइए इनमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे जिनके ऑक्टेट क्या रहेगा? इनकम्प्लीट। जैसे अगर अपन बात करना चाहें BH3, अब भाई ये पूरा आईओसी का पार्ट है। बोरॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपको आईओसी से मालूम होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। जैसे अगर अपन बात करना चाहें BH3 यहां पर आ गया, उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें हमारे सामने BF3 आ जाए। आप जानते हैं ये भी एक लुईस एसिड है, तो जितने भी आपके लुईस एसिड हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करना चाहें जैसे AlCl3 आ जाए, उसके बाद अगर अपन बात करें ZnCl2 आ जाए, या फिर अगर अपन बात करें कार्बिन हमारे पास आ जाए। ये देखिए ध्यान से, नॉर्मली हमें जो लगता है कि लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, कब होंगे न्यूक्लियोफाइल हम बात करेंगे अभी। ये देखिए गौर से, इस कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। सो इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट माना जाएगा एंड इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आपका ये कार्बिन कहलाता है। जैसे हम क्या बोलते हैं? कार्बिन, जो कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पर कई जगह पर बनता है, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें, मान लीजिए आपके सामने आ जाता है डाइक्लोरोकार्बिन, तो यहां भी कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे सामने रहेगा डाइक्लोरोकार्बिन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कहां पर आपके रिएक्शन में एज एन इंटरमीडिएट बनता है? किसमें? राइमर टीमैन रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है डाइक्लोरोकार्बिन। इलेक्ट्रोफाइल की तरह वहां पर आपके सामने काम करता है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करना चाहें, हमारे पास नाइट्रीन हो सकता है, इसको आप असाइल नाइट्रीन भी बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर आपका नाइट्रोजन असाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। आप चेक कर सकते हैं नाइट्रोजन के, अगर अपन वैलेंस सेल में यहां पर बात करना चाहें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स वैलेंस सेल। इसका मतलब इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। तो जिनके भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इनमें तो मैंने आपको बकायदा बता दिया है। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत इसमें आती है, इसमें आती है, इसमें आती है, इसमें आती है। तो ये सारा का सारा पार्ट किसका है? आईओसी का। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखें, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, आपको अभी बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये आगे रिएक्शंस में आएंगे। जितने भी हम इलेक्ट्रोफाइल लिखेंगे ना, ये सब रिएक्शन में आगे आएंगे और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कुछ आपके सामने ऐसे भी होंगे जिनके पास क्या रहेंगे? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्या रहेंगे? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। भले ही अगर अपन बात करें उनका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट, पर उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, जिनकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें किस तरीके की बातें हो सकती हैं आपके सामने, FeX3। FeX3 का मतलब आप FeCl3 की बातें कर सकते हो, यहां पर आप FeBr3 की बातें कर सकते हो। कई जगह पर ये लुईस एसिड आप लोगों के सामने बनकर आएगा। या फिर अगर अपन बात करें PX3 की बातें करें, किसकी बात करें? PX3 की, तो यहां पर आप बातें कर सकते हो PCl3 की, बातें करते हो PBr3 की, और अगर अपन बात करना चाहें तो PI3 की बातें यहां पर हो सकती है, एंड PCl5 and PCl5, they all act as an electrophile. They will accept electrons during the chemical reaction. अल्कोहल के साथ रिएक्शन में साफ समझ में आएगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन में साफ आपको समझ में आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो आपके सामने पोलर पाई बॉन्ड वाले आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं? पोलर पाई बॉन्ड। आपके वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जिनके पास होते हैं पोलर पाई बॉन्ड। हम पहले ही समझा चुके हैं, पोलर पाई बॉन्ड वाले आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं।
पोलर पाई बॉन्ड आपके सिलेबस में कहां कहां दिखाई देगा? कार्बन ऑक्सीजन, देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। जिस एटम पर पार्शियल पॉजिटिव होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और बताइए किस में आ सकता है पोलर पाई बॉन्ड? आपका सल्फर और ऑक्सीजन में आ सकता है। यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव। और किस में आ सकता है आप बताइए? आपका कार्बन एंड नाइट्रोजन में आ सकता है। यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां रहेगा पार्शियल नेगेटिव। मतलब इन एटम्स में आपको यहां पर पोलर पाई बॉन्ड दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा मॉलिक्यूल नहीं लिखा है। जैसे अगर अपन बात करें SO3 के अंदर आपको यहां पर साफ साफ दिखाई दे जाएगा, जो हमने पहले भी बातें की थी। तो कार्बन ऑक्सीजन में पोलर पाई बॉन्ड दिख सकता है, सल्फर ऑक्सीजन में पोलर पाई बॉन्ड दिख सकता है, आपका कार्बन नाइट्रोजन में पोलर पाई बॉन्ड दिखाई दे सकता है। पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कार्बन ऑक्सीजन में बात करना चाहें तो सबसे पहले आपके सामने ये CO2 है। देखिए यहां पर है पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर है पार्शियल नेगेटिव, एंड यू विल फाइंड कि CO2 में कार्बन का ऑक्टेट तो क्या है? कंप्लीट है। पक्का? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, आपका फॉर्मल्डिहाइड और बाकी छोड़िए, यानी कि एल्डिहाइड्स भी आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। देयर इज पार्शियल पॉजिटिव, देयर इज पार्शियल नेगेटिव। और अगर अपन बात करना चाहें आपके कीटोन्स जस्ट लाइक एसीटोन, तो आपके कीटोन्स भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव। और अगर अपन बात करना चाहें आपके जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव हैं, उनका भी नेचर कैसा रहता है? इलेक्ट्रोफिलिक। जैसे अगर अपन बात करें यहां पर खुद कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप ले लेते हैं तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव। और अगर हम बात करना चाहें तो यहां पर आपके सामने आ सकते हैं जैसे एसिड हैलाइड, तो जिनके अंदर भी पोलर पाई बॉन्ड होता है दे विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। पार्शियल पॉजिटिव जिस पर है दैट विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मींस गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। और बताइए आपके सामने कुछ इस प्रकार से नाइट्राइल, यहां पर कार्बन नाइट्रोजन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां रहता है पार्शियल पॉजिटिव, यहां रहता है पार्शियल नेगेटिव। ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम करते हैं, जिनमें भी होते हैं पोलर पाई बॉन्ड। हालांकि ये सारी न्यूट्रल स्पीसीज हैं बट स्टिल दे आर एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो हम बहुत सिंपल कैटेगरी में ध्यान रख सकते हैं, ये सारे के सारे आपके पास आएंगे। कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन बताओगे जिसमें CO2 इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है? कोलबे स्मिथ रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल CO2 है। बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, चैप्टर फिनोल में आप उसको एनकाउंटर करेंगे। तो सिंपल सा है, पोलर पाई बॉन्ड वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। सबसे पहले आपके पास ऐसे आ गए जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज में एक दो को अगर आप छोड़ दो तो सारे इलेक्ट्रोफाइल निकलते हैं। जैसे किसको छोड़ दो? एक तो आप Na+ को छोड़ दो, K+ को छोड़ दो, ऑलमोस्ट फिर सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ जाते हैं। न्यूट्रल में अगर आपको तकलीफ आएगी तो मैं आपको पहले बता देता हूं, केवल इन दो में, एक तो इसमें और एक इसमें। उसका कारण है आईओसी की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। यहां तक बच्चे को नहीं पता चलता है, इसमें फिर बच्चे को नहीं पता चलता है, बाकी में तो साफ दिखाई दे रहा है। सुलटा दिया है। नेक्स्ट और लास्ट आपके सामने बचता है लिविंग ग्रुप कंटेनिंग। लिविंग ग्रुप कंटेनिंग हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जिनके पास भी लिविंग ग्रुप होते हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। जैसे आप खुद देखेंगे ना, एनसीईआरटी का एग्जांपल है CH3Br, इलेक्ट्रोफाइल लिखा हुआ है एनसीईआरटी। क्लियर? हालांकि एनसीईआरटी ने समझाया थोड़ा अलग तरीके से कि यहां पर है पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर है पार्शियल नेगेटिव। तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसे समझाया एनसीईआरटी ने। लिविंग ग्रुप का नाम नहीं लिया, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। हम भी क्लियर कर चुके हैं, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब जानते हैं इसमें पार्शियल पॉजिटिव है, देखो सारे पार्शियल पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताए। उसके अलावा अगर अपन बात करना चाहें, आपके सामने ये आ जाए, इसको लिखेगा जाकर चैप्टर एल्कोहल के अंदर, प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स।
चैप्टर अल्कोहल में जाकर लिखेगा। तो OH2 प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने डाइजोनियम वाला भी आ जाता है। आप चाहो तो इसको केटायन की कैटेगरी में काउंट कर लो, मैं इसको यहां पर काउंट कर लेता हूं। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज N2 प्लस इज द लिविंग ग्रुप, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आने वाला है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स। एक मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई थी कि X एक लिविंग ग्रुप होता है और X का भी X बन सकता है। जब ब्रोमीन कार्बन पर जुड़ा हुआ है तब कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है। अगर दोस्त ब्रोमीन ब्रोमीन से भी जुड़ जाए ना तो भी इसको क्या बना देता है? इलेक्ट्रोफाइल। सुनो, X कार्बन से जुड़ा है तो कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना दिया है। अगर हेलोजन हेलोजन से भी जुड़ जाता है तो भी उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना देता है। Br2 इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन किसी भी एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, आपका Cl2 भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे? लिविंग ग्रुप की मदद से। बताओ, हेलोजन लिविंग ग्रुप है? जी हाँ, हेलोजन लिविंग ग्रुप है। जी हाँ। अगर अपन यहां पर बात करें, मान लीजिए आपके पास ICl है, दैट इज द इंट्राहेलोजन कंपाउंड, तो यहां पर भी इंट्राहेलोजन कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। आप तो ये ध्यान रखो, X से भी जुड़ जाए तो भी उसको इलेक्ट्रोफाइल का नेचर देता है। तो ये सारे के सारे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, जिन सब के पास क्या है? लिविंग ग्रुप। अगर मैं MOT से जाऊं तो समझाने का मेरा तरीका बदल जाएगा। इसको मैं समझाऊंगा वैकेंट पाई स्टार से और इन सभी को समझाऊंगा मैं वैकेंट सिग्मा स्टार से। लेकिन कोई मतलब नहीं है, नाम ही लिया जाएगा, आपको ज्यादा चमकने वाला नहीं है। तो आप बेटर है यहां से जाएं पोलर पाई बॉन्ड वाले एंड लिविंग ग्रुप वाले, आपके जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है? इन सभी में आने के बाद भी आपके दो एग्जाम्पल बच जाते हैं। एक तो बेंजाइन, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जाएगा तो बताएगा वो। बेंजाइन आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम बेंजाइन बोलते हैं। ये कैटेगरी से हट के लिखना है भाई। ये हमारे सामने है बेंजाइन, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और यहां पर इन कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp नहीं sp2 है। आईओसी में बातें हुई होंगी। रिंग में sp कार्बन नहीं आ सकता। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 180। तो ये कार्बन आपके कैसे हैं? sp2 है। बेंजाइन में ये वाले कार्बन जो sp2 है वही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होते हैं। एक अगर अपन बात करना चाहें ओजोन, जो आपको आगे जाकर बताऊंगा, ओजोनोलाइसिस में इलेक्ट्रोफाइल है आपके रिएक्शन में। ठीक है? तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल हम रिएक्शंस में पढ़ने वाले हैं। ये दो हैं जो अलग से कैटेगरी में आपके सामने बच गए हैं। वन इज बेंजाइन एंड वन इज ओजोन। ओजोन आपको पढ़ा दिया जाएगा जब आप चैप्टर एल्कीन डिस्कस कर रहे होंगे, ओजोनोलाइसिस। तो ये दोनों हटके कैटेगरी में है। तो आपके पास मैंने दो कैटेगरी रखी, वन इज न्यूट्रल, वन इज चार्ज्ड। तो चार्ज्ड वालों में आपको पोलर पाई बॉन्ड दिख जाए तो वहां से याद कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि किस वजह से, आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये आप बहुत ही फेमस रिएक्शन आएगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वहां पर आप एनकाउंटर करेंगे तो आपको सारी चीजें इसके बारे में क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो रटने की जरूरत नहीं है, टाइम आने पर मैं गारंटी देता हूं एक एक इलेक्ट्रोफाइल आप पहचानेंगे, क्योंकि जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो क्लैरिटी और भी ज्यादा है। तो अभी तो बस अपन लिख रहे हैं, आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा। क्वेश्चंस आपसे तब पूछे जाएंगे जब आप पूरी ओसी पढ़ चुके होंगे, और तब आप बोलोगे कि सर ये क्या रटना है मेरे को, ये तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में खुद इलेक्ट्रोफाइल था, ये तो एल्डिहाइड कीटोन में मैंने खुद दिखा रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए। तो वहां पर आपके लिए दो कोड़ी की बात हो जाएगी। तो ये हमारे सामने थे इलेक्ट्रोफाइल्स रिएजेंट्स में। दूसरे हमारे पास आते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए डेफिनेशन, भाई जल्दी जल्दी लिखेंगे, अपनी कल की क्लास फ्रूटफुल नहीं रही, जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। और मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपकी पूरी +1 की फिजिकल बाकी है। पूरी +1 फिजिकल हो गई है क्या? केवल आपका आईओसी कंप्लीट हुआ है, पूरी +1 फिजिकल बाकी। अगर आप मेन टॉपिक जाओ, थर्मोडायनेमिक्स और आयोनिक जैसे टॉपिक भी अभी आपके पेंडिंग है। और मेन टॉपिक की बात कर रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट तो तुम अटेंड नहीं करोगे मुझे मालूम है।
वो भी कम से कम 15 से 20 लेक्चर लेकर जाएंगे। और अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे ना तो फरवरी तो मैं खा जाऊंगा, फरवरी तो मैं खा जाऊंगा पूरी। फिर ये सारे टॉपिक जाएंगे मार्च तक और अप्रैल 10-15 तक जाएगा, फिर आपका मामला कंप्लीट होते होते। और तब तुम सिलेक्शन की सोच रहे हो तो कोई मतलब। मैं साफ बोलता हूं, किसी को कोई फर्क, मुझे भी नहीं फर्क पड़ता है। मैं कहा भाई एक्स्ट्रा बुला के क्लास लूं, मुझे कोई अलग से पैसे मिलेंगे क्या, या मेरी कोई पब्लिसिटी होगी। गिवन लेक्चर में मैं भी आराम से पढ़ाऊंगा। आप देख सकते हैं पिछले साल मैंने जो पढ़ा है मैं उतने ही लेक्चर लेता हूं, और उस लेक्चर के हिसाब से सिलेबस बहुत खींचने वाला है। और रिएक्शन में आप चाहकर भी स्किप नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि टाइमली निपटा दें। आपका +1 का पार्ट भी फैब में अगर हो जाए इंपोर्टेंट तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। मार्च और अप्रैल अगर आपने बचा लिया तो बहुत आसानी से आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं, और मार्च और अप्रैल खो दिया बहुत दूर चले जाएंगे। ये वो बच्चे जानते हैं जो दूसरे तीसरे ड्रॉप के अंदर है कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स, देखिए इसमें फिर से न्यूक्लियो प्लस फाइल, न्यूक्लियस लिविंग स्पीसीज। इसका कोई मतलब नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कौन न्यूक्लियस से प्यार करता है कौन नहीं करता है। तो ये बोर्ड में लिखने के लिए अच्छा होता है, न्यूक्लियस लिविंग स्पीसीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। अब इसको कोई गलत तो नहीं कह सकता, डेफिनेशन आया है तो सही जाएगा, 2-4 एग्जाम्पल रटे हुए लिख दो। लेकिन हमारे यहाँ बताना नहीं होता है, हमारे यहाँ पहचानना होता है कि बताइए कौन सा न्यूक्लियस से प्यार करेगा, और हम नहीं पहचान पाएंगे। तो हमें थोड़ा सा अलग तरीके से इनको डील करना पड़ता है। लिखेंगे, राक्षस मैंने फिनाइल बनाया था, तूने साइक्लोहेक्सेन बना दिया। देखिए, any species which shares pair of electron, any species which shares pair of electrons, any species which shares pair of electrons in a chemical reaction, any species which shares pair of electrons in chemical reaction is known as nucleophile, is known as nucleophile। कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। बहुत ही ध्यान से सुनना है क्योंकि एनसीईआरटी ने सारी बातें लिखी हैं, पर लिखी है चैप्टर वाइज, कुछ नहीं छोड़ा उसने। आप नहीं पहचान पाओगे जब तक मैं नहीं बताऊंगा। तो कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है केमिकल रिएक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। फिर वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर करे या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन दे, बस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे। यानी कि नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर भी शेयर कर सकता है, या फिर अगर अपन बात करना चाहें तो वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता है। आइए कुछ टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स से हम, सॉरी न्यूक्लियोफाइल से हम इंट्रोड्यूस होते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने CH3 CH2Br। मैं ऐसा एग्जांपल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हम ड्रॉपर हैं, हम इस चीज को समझ सकते हैं। एटलीस्ट हमने इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को होते हुए देखा है। समझ में आया नहीं आया वो अलग बात है। यहां भी आपको केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। जब भी आपकी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसमें दो आपकी स्पीसीज होती है। क्या होती है, दो आपके सामने स्पीसीज होते हैं, वन इज सबस्ट्रेट वन इज रिएजेंट। यानी कि रिएक्टेंट्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं सबस्ट्रेट और रिएजेंट। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता हुआ नजर आता है, इलेक्ट्रॉन आपको देता हुआ नजर आता है रिएक्शन में, और एक एक्सेप्ट करता हुआ नजर आता है। वन विल बी एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड वन विल बी एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। अब आप जानते हैं एनाइन, एनाइन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते। तो इस रिएक्शन में ये वाला जो आपका रिएक्टेंट है वो किसकी तरह काम करने लग जाता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो आपका ये वाला जो रिएक्टेंट है वो किसकी तरह काम करने लग जाता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इस पूरे स्टेप के अंदर इट इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड इट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। आपको मालूम है ना ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, लिविंग ग्रुप, और यहां पर है पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर है पार्शियल नेगेटिव। तो जब रिएक्शन होता है तो ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन देता है, और लिविंग ग्रुप हमेशा ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर चला जाता है।
क्या रिएक्शन होगी हमें डिस्कस अभी नहीं करना है, पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स को इसने शेयर किया ना केमिकल रिएक्शन में, इट मींस इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? ये शेयर कर रहा है दोस्त लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं गए हैं। जब मैं बोल रहा हूं नॉन बॉन्डिंग, क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग। अगर अपन बात करना चाहें तो मैं बात कर रहा हूं लोन पेयर की। किसकी बात कर रहा हूं? लोन पेयर की। मैं लोन पेयर भी बोल सकता हूं, लेकिन इस बात को तो आप सभी जानते हैं, हमें वो वर्ड्स भी सीखने हैं जो हमारे लिए नए हो सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है। आइए मैं वापस आपको लेकर चलता हूं। आपने कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं अच्छे से। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो पूरी केमिकल रिएक्शंस में आपको अच्छे से समझ में आती हैं। क्लियर? यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इस केमिकल रिएक्शन में भी दोस्त ध्यान से सुन लीजिए, ये जो आपका हैलोजन है ये किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल। और ये और एल्किन इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। किसको शेयर करेगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। आप जानते हैं कि यहां पर जब रिएक्शन होगी तो ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इसको पाई इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। दोस्त ध्यान से सुन, इधर भी बी आर क्या था? लिविंग ग्रुप। इधर भी बिल्कुल लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये यहां से बॉन्ड तोड़कर निकल लेगा। इसका मतलब आप देखो, ये अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था। ये कौन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? पाई। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, मैं उन्हीं के बेसिस पर आगे बढ़ना चाहता हूं। ये हमारे सामने कीटोन दिया गया है, इसकी रिएक्शन आप करते हैं किसी भी गिरगिनार्ड्स रिएजेंट के साथ, CH3MgBr के साथ, और आप सभी इस केमिकल रिएक्शन को जानते हैं। NAR बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप जानते हैं यहां पर कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव। ये पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है। आप जानते हैं किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। एंड यहां पर आपका गिरगिनार्ड्स रिएजेंट किसका काम करता है? न्यूक्लियोफाइल। मैं बता रहा हूं अभी के न्यूक्लियोफाइल है, आगे आपको समझाऊंगा किस तरीके से। ये जब रिएक्शन करता है ना दोस्तों, अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ये करता है अटैक, और ये बॉन्ड टूटता है खटैक। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिए, और 3 एग्जाम्पल्स में मैंने आपको समझाया कि कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। वो अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, वो अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, वो पाई बॉन्ड के शेयर करे, वो सिग्मा बॉन्ड के शेयर करे, मुझे कोई फर्क, तो वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। नॉर्मली हम यहीं तक लिमिटेड होते हैं। क्या पढ़ा देते हैं? लोन पेयर हो कंप्लीट ऑक्टेट के साथ तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। भाई ये भी ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। हमें कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बस केमिकल रिएक्शन में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो क्या कहते हैं उसे? न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, इस रिएक्शन में आपका एल्किन न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, इस रिएक्शन में आपका OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। लेकिन सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? क्या मुझे हर केमिकल रिएक्शन से याद करना पड़ेगा? नहीं, हम आगे बात करेंगे कौन कौन न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। लेकिन मैं अपनी डेफिनेशन क्लियर करना चाहता था, नॉन बॉन्डिंग भी शेयर कर सकता है और आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को भी शेयर कर सकता है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। आपको केमिकल रिएक्शन पर ध्यान नहीं देना है, इसको कंप्लीट भी ना करें अभी। बस मैं बता रहा हूं कि ऐसे रिएक्शंस आपने होते हुए देखिए। थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोफाइल एंड यू कैन सी एक्सेप्ट करते हैं।
जाकर अपनी ER की नोटबुक लास्ट ईयर की चेक करोगे तो ये रिएक्शन आपने लिखी हुई है वहां पर। नोट डाउन कर लिया है? तो क्या न्यूक्लियोफाइल केवल लोन पेयर ही शेयर करते हैं? नो, सब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करे, चाहे वो लोन पेयर शेयर करे, चाहे वो सिग्मा के शेयर करे, चाहे वो पाई के शेयर करे, हमें कद्दू फर्क। यानी कि आपने एक तरीके से कैटेगरी पहचान ली है न्यूक्लियोफाइल्स की। 3 कैटेगरी में होते हैं ये। एक वो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दैट इज लोन पेयर। एक वो जो पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और एक वो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। कैटेगरी पहचान लिया आपने, अब बड़ी आसानी से आपको न्यूक्लियोफाइल साफ नजर आएंगे। इसमें कहीं कोई आईओसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आते हैं। जहां जहां पर वैकेंट पी और वैकेंट डी की दिक्कत होती है, वहां वहां पर इलेक्ट्रोफाइल्स में आपको तकलीफ आती है। बाकी लिविंग ग्रुप के आप आसानी से पहचान लेते हो, पोलर पाई बॉन्ड वाले आप आसानी से पहचान लेते हो। सुलटा दिया है? चलिए, यानी कि अगर हम बात करना चाहें दोस्त न्यूक्लियोफाइल को, तो बताओ न्यूक्लियोफाइल को हम कितनी कैटेगरी में डाल सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल को हम 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। आपका न्यूक्लियोफाइल ऐसा हो सकता है जो क्या शेयर करता है? शेयर्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप क्या कह सकते हो? लोन पेयर। आगे बात समझ में? जी हां, यानी कि लोन पेयर वो शेयर करेंगे जिनके पास कंप्लीट ऑक्टेट के साथ लोन पेयर हो। अगर किसी के पास लोन पेयर है पर उसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद करेगा। ठीक है? अब जैसे इसमें अगर अपन बात करना चाहें, आपका H माइनस आ गया, कौन आ गया है? H माइनस। आप जानते हैं इसका डुप्लेट कंप्लीट है, पर इसके पास क्या है? लॉन पेयर विद कंप्लीट डुप्लेट, ये शेयर कर सकता है। पर ये ऑर्गेनिक में रेयरली ही न्यूक्लियोफाइल बनता है, ये हमेशा बेस बनेगा। क्या बनेगा? बेस। एग्जाम्पल के तौर पर मैं हाँ कह सकता हूं, पर H माइनस आपको कभी भी न्यूक्लियोफाइल बनता हुआ नजर नहीं आएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका काम करता है? बेस का। आईओसी में आप जानते हैं ये बेस होते हैं, तो ये बेस का काम करेगा। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें R माइनस, R माइनस का मतलब समझ गए हैं? कार्बोनेंस आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे अगर आपके सामने CH3 माइनस दे दिया है, या फिर अगर अपन बात करना चाहें CH3 CH2 माइनस, आप जानते हैं कार्बन हैज लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट, सो इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, और बताइए कौन आ सकता है? OH माइनस। तो ऑक्सीजन के ऊपर आपका लोन पेयर अवेलेबल है विद कंप्लीट ऑक्टेट। जैसे OR माइनस, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है विद कंप्लीट ऑक्टेट। इसी प्रकार से आपके पास कौन आ सकता है? NH2 माइनस, नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबल है विद कंप्लीट ऑक्टेट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें X माइनस, आप जानते हैं हेलोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है विद कंप्लीट ऑक्टेट। ये तो आपके नेगेटिवली चार्ज वाले आ गए, न्यूट्रल वाले भी हो सकते हैं। जैसे सर अगर अपन बात करें वाटर इटसेल्फ एक न्यूक्लियोफाइल है, रीजन बीइंग इट हैज लोन पेयर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, आपका अल्कोहल किसकी तरह काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह, बिकॉज ऑक्सीजन हैज लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। आपके ईथर्स किसकी तरह काम कर सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज ऑक्सीजन हैज लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। क्लियर? इसी प्रकार से एनायन में एक हमारा छूट गया था SH माइनस। आप बताइए यहां पर भी सल्फर पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है विद कंप्लीट ऑक्टेट, सो इट इज हैविंग लोन पेयर। और अगर अपन बात करना चाहें, आप बताइए अमीन्स, आपका 1 डिग्री अमीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अगर आपकी बात करना चाहें 2 डिग्री अमीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इट हैज लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। मतलब ये नहीं है कि हम सारे एग्जांपल छाप दे, हम कैटेगरी देख रहे हैं कि अगर किसी के पास लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, देन इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सी बात है, हमें सारे एग्जांपल लिखने नहीं है। जरूरी नहीं कि जो हम लिख रहे हैं उसी में से कोई पूछा जाए, जो भी पूछा जाए हमारा आंसर आना चाहिए। लेकिन दोस्त इस टाइप के मॉलिक्यूल्स आपके जो हैं ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकते। जैसे कार्बिन है, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। जैसे ये नाइट्रीन है, ये आपके न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकते। आप बिल्कुल कह सकते हो मुझे, क्या कह सकते हैं सर,
कि इसमें तो नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर, पर इनमें सभी में ही इन जिन पर लोन पेयर है उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो इनका तो खुद का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। तो लोन पेयर हो लेकिन कंप्लीट ऑक्टेट के साथ हो तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? ये पहली कैटेगरी क्या है। दूसरी कैटेगरी के ऊपर बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा शेयर्स पाई इलेक्ट्रॉन। शेयर्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन भी आपके जो है वो शेयर कर सकते हैं और इसमें आते हैं नॉन पोलर पाई बॉन्ड वाले। कौन से? नॉन पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड वाले तो कौन होते हैं आप बताइए, बताइए। पोलर वाले तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। नॉन पोलर वाले क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, बताओ पोलर या नॉन पोलर? तो आपके जो एल्कीन्स होते हैं ना दोस्त, क्या होते हैं, एल्कीन्स न्यूक्लियोफाइल का काम करती है। तो नॉन पोलर में आपका यहां पर आ गया, दैट इज एल्कीन। और अगर अपन बात करें एग्जांपल के तौर पर एल्काइन, एल्काइंस में भी कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड होता है लेकिन कैसा होता है, नॉन पोलर। सो योर एल्काइंस आर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? एल्काइंस भी न्यूक्लियोफाइल हैं, एल्किन्स भी न्यूक्लियोफाइल हैं। इवन आपका बेंजीन खुद क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि बेंजीन में भी आपका नॉन पोलर पाई बॉन्ड है। तो जिनके पास नॉन पोलर पाई बॉन्ड होते हैं वो आपके होते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, और ये शेयर करते हुए नजर आएंगे चैप्टर एल्किन में, ये चैप्टर एल्काइन में, ये बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, सारे आने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल्स। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे पास थर्ड कैटेगरी के न्यूक्लियोफाइल्स बचे हैं। यहां पर हम कह सकते हैं ये कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, सिग्मा। शेयर्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। और इसमें हमारे पास दो कैटेगरी होती है, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की कैटेगरी होती है और एक आपके सामने मेटल हाइड्राइड्स की कैटेगरी होती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ये H- नहीं देते हैं, सिग्मा बॉन्ड के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ये। हम बात करेंगे इसके ऊपर, एक बार मैं नोट डाउन कर दूं उसके बाद आप लिख लेना। सिग्मा बॉन्ड में सबसे पहली कैटेगरी तो आप ये समझ लो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। उम्मीद करता हूं ये बात अब आप अच्छे से सुन चुके होंगे। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, आप बताइए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जहां पर कार्बन में और मेटल में बॉन्ड होता है। जैसे सबसे पहला बहुत ही फेमस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो आपसे बार बार पूछा जाएगा, RMgX। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये हमारे सामने रहेगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। दिस इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये जब भी रिएक्शन करेगा तो आपको बता दूं यहां पार्शियल नेगेटिव होता है और इस पर पार्शियल, और ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा रिएक्शन। आप रिएक्शन कैसे करवाते हो जुगाड़ से वो अलग बात है, लेकिन टेक्निकली ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आ गया। और अगर अपन बात करना चाहें तो आपके पास आ जाता है R2CuLi। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, गिलमान्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, गिलमान्स रिएजेंट के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें, RLi भी आ गया, इसको हम आगे नाम बता देंगे, इसको बोलते हैं हम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जैसे इसको बोलते हैं एल्काइल लिथियम, तो टाइम आने पर बता देंगे। RLi का कोई नाम नहीं है। इसी प्रकार से आपका कौन आ जाता है, CdR2। क्लियर? आप ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहो तो ZnR2, इसको फ्रैंकलैंड रिएजेंट के नाम से, लेकिन एनसीईआरटी इसका कोई डिस्कशन नहीं करता है तो मैं इस पर कोई ध्यान नहीं देता हूं। एनसीईआरटी ज्यादातर इसकी बात करता है या एनसीईआरटी इसकी बात करता है, दो जो है उनकी बातें करता है। मैं R2CuLi में भी आपको बता दूं कि यहां पर भी आपका कॉपर में और आर में बॉन्ड होता है, जिसमें लिथियम पर तो होता है पॉजिटिव और कॉपर पर होता है नेगेटिव, तो ये भी अपने सिग्मा बॉन्ड से ही अटैक करता है। तो अगर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं तो दे विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल बट दे विल शेयर देयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब ये कैटेगरी आपके सामने आ गई है, आर कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा यहां पर हमारे पास कैटेगरी जो आती है वो आती है
मेटल हाइड्राइड्स की। किसकी आती है? मेटल हाइड्राइड्स की अगर अपन बात करना चाहें, जैसे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, जैसे अगर अपन बात करना चाहें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे अगर अपन बात करना चाहें डाइबेल एच, नाम सुना है? डाइबेल एच अगर अपन बात करना चाहें तो ये सारे के सारे वो हैं जो केमिकल रिएक्शन में अपना हाइड्रोजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड है उसको शेयर करता है। जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड की अगर मैं बात करना चाहूं तो दोस्त इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुन लीजिए। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, बोरोन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और सोडियम पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? पर बोरोन यहां नेगेटिव चार्ज को शेयर नहीं कर सकता। अब बोरोन पर कोई लोन पेयर भी नहीं है। अगर आपको लगता है नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है, तो नहीं है बोरोन के ऊपर। बोरोन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है, और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व कर लिया है इसने। क्लियर? तो जब ये रिएक्शन करता है ना तो इस नेगेटिव चार्ज को शेयर नहीं कर सकता। नेगेटिव चार्ज को शेयर किया तो बोरोन 5 बॉन्ड बना बैठेगा, जो कि सेकेंड पीरियड एटम कर नहीं। तो जब भी ये रिएक्शन करता है ना तो अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्शन में शेयर करता है, यहां से शेयर करता है। क्लियर? इसी प्रकार से अगर आप बात करना चाहें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहां पर भी आपके एल्यूमिनियम के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। पर दोस्त ये नेगेटिव चार्ज ये शेयर नहीं कर सकता। ये लिथियम का है और ये सोडियम का हाइड्राइड यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये भी जब रिएक्शन करेगा तो अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। सिमिलरली अगर अपन बात करना चाहें डाइबेल एच का भी आप नाम सुने होंगे, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहां पर आपके जो ग्रुप लगे होते हैं उसमें आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा रहता है एल्यूमिनियम के ऊपर, और एक हाइड्रोजन होता है। तो उसमें भी ALH वाला जो बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो दीज आर द सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स। अब देखिए कितना दोगलापन है जब हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। जब इनको एक्सप्लेन करते हैं ना तो सारे सर लोग ऐसे पढ़ाते हैं, दीज आर द सोर्स ऑफ H माइनस। हाइड्राइड सोर्स है ये, दैट्स व्हाई दे आर न्यूक्लियोफाइल। पर जब ये H3O प्लस पढ़ाते हैं तो भूल जाते हैं H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। तो H प्लस का तो फ्री एग्जिस्टेंस ही नहीं है। H प्लस कभी मिलता है सॉल्यूशन में? किसकी फॉर्म में मिलेगा? H3O प्लस की फॉर्म में। फिर यहां नहीं बोलते कि प्रोटॉन का सोर्स है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि नीट में एक बार AIPMT में आ चुका है। तो लिमिटेड सोच है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि AIPMT दोबारा गलत या नीट दोबारा गलत आंसर नहीं दे सकता, दे सकता, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जिस दिन आंसर दिया हम चैलेंज कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ऐसी ऐसी रेफरेंस बुक का चैलेंज जाएगा कि अगर पढ़े लिखे इंसान ने पेपर बनाया है डिनाई नहीं कर सकता है, डिनाई। और अगर IIT के पास पास ऑन कर दिया तो 1% डिनाई नहीं करेंगे IIT के प्रोफेसर, तो उनको कद्दू फर्क नहीं पड़ता है पहले AIPMT ने क्या बोला है। बोलना सही है तो सही है, सिंपल सा यही होगा। तो ये आपका सोर्स ऑफ H प्लस होता है। इनफैक्ट इसमें इलेक्ट्रॉन भी कौन एक्सेप्ट करता है? हाइड्रोजन। मैंने कल बताया भी था कि वो लोग ऐसे बोलते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अरे भाई ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको कैसे ट्रीट करो? लिविंग ग्रुप। ये लेगा इलेक्ट्रॉन्स तो रिएक्शन के अंदर, क्योंकि थोड़ी देर बाद लिविंग ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलने वाला है। तो ये आपके कभी भी फ्री H माइनस नहीं देते हैं। और यकीन मानिए अगर इन्होंने फ्री H माइनस दे भी दिया ना तो आपके किसी काम का नहीं है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान से सुन ले, अगर H माइनस फ्री मिल गया है ना तो बेस बनेगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा। अगर आपको H माइनस चाहिए तो आप फिर NaH का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप KH का इस्तेमाल, जहां भी NaH पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाए, जहां भी KH पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाए, वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, वो कभी भी सब्स्टिट्यूशन या फिर आपका दूसरी रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। H माइनस कहने के लिए न्यूक्लियोफाइल है, अगर पूछा जाए तो हाँ तो बोलना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर ही सकता है, पर ये काम हमेशा किसका करेगा? बेस का।
तो आप देखिए हमने 3 कैटेगरी में न्यूक्लियोफाइल को नोट डाउन कर दिया है। पहला, अगर किसी के पास लोन पेयर है विद कंप्लीट ऑक्टेट, इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये पूरा पार्ट आईओसी में जाता है। अब नाइट्रोजन पर आपको मालूम होना चाहिए 3 बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर होता है, दिखाएगा नहीं। ऑक्सीजन पर 2 बॉन्ड के साथ 2 लोन पेयर होती है, आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, नॉन पोलर पाई बॉन्ड वाले न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तीसरा, आपके सिग्मा बॉन्ड वाले भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, और इसके अलावा आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा दोस्त। तो न्यूक्लियोफाइल्स को पहचानने में कम दिक्कत आती है। आइसोमेरिज्म का पूरा मॉड्यूल आप सॉल्व कर लें। एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3। एक्सरसाइज सॉरी 4, 3 में तो शायद वो दियो ना असर्शन रीजन। भाई असर्शन रीजन पर मेरा कोई ट्रस्ट आधे से ज्यादा होममेड है। साहब बोलता हूं होममेड में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। किसी सर ने बनाए हैं, क्या सोचकर बनाए उसका कोई लेना देना। मैंने सोचा, तो आप जितना जानते हो उतना ही सोच पाओगे। तो ऐसा अपन नहीं कर सकते उस पर ना। तो असर्शन रीजन आप 1 to 1 पूछोगे तो मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, आइसोमेरिज्म, नेमिंग और जीओसी को ऐसा बढ़िया रिवाइज करके छोड़ना है कि हमें इनकी बिना रिवीजन के भी क्वेश्चंस बने, क्योंकि आगे जैसे रिएक्शन शुरू होंगे हमारा पूरा फोकस रिएक्शंस पर रहेगा। न्यूक्लियोफाइल्स को हमने 3 कैटेगरी में डाला है। एक वो जिनके पास लोन पेयर होते हैं कंप्लीट ऑक्टेट के साथ, आईयूसी बताएगा ये आपको। एक वो जिनके पास नॉन पोलर पाई बॉन्ड होता है, ओसी से आपको साफ दिखाई देंगे किन किस में नॉन पोलर पाई बॉन्ड होता है। तीसरे, वो जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कौन, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, और आपके ये वाले हाइड्राइड्स। सिंपल। आप जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम फेस करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड को भी हम फेस करने वाले हैं, डाइबेल एच को भी हम फेस करने वाले हैं। इस टर्कोएल्डिहाइड तक ले जाने का काम यही करेगा सक्सेसफुली। सुलटा दिया भाई लोगों। डाइबेल एच मैंने पूरा लिख दिया है। आइसोब्यूटाइल ग्रुप कितने लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं, 2। तो ये हो गया आपका डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाई का डी उठा लिया है, आइसो का आई उठा लिया है, ब्यूटाइल का बी उठा लिया है, एल्यूमिनियम का एल उठा लिया है, और हाइड्राइड का एच उठा लिया है। तो एब्रीवेशन बना दिया डाइबेल एच। इसकी फुल फॉर्म मैंने नीचे समझाई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन्होंने डाइबेल एच का शायद नाम भी ना सुना। तो ये भी एक आपका हाइड्राइड ही है, जहां पर मेटल अपने से एच को बाहर निकालेगा। क्या हो बेटा? हाँ, तो मेटल पर नेगेटिव नहीं आता है। आता है भाई, ए आता है दोस्त, ये तो तूने पहले भी पढ़ा है। इधर आपने पहले भी पढ़ा है, गिलमान्स रिएजेंट आपने पहले भी, मैंने तो पहली बार बताया है कि नेगेटिव कॉपर पर होता है। हाँ, तो पहले पढ़ना चाहिए था ना आपको, क्योंकि आप ऐसे लिख देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं मेटल पर नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये डी ब्लॉक मेटल है। आपके जो एस ब्लॉक मेटल्स होती हैं उनमें मेटालिक नेचर ज्यादा होता है, they have tendency to give the electrons, but d block metals have tendency to
एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये आपका सेंट्रल मेटल बनती है। कॉपर, एजी अगर अपन बात करना चाहें, ये सारे के सारे बनते नहीं बनते, लेकिन सोडियम पोटेशियम कभी भी सेंट्रल मेटल एटम का काम नहीं करते। दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड, तो इन पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो ये हमने बातें कर ली है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक मैं बीच में इंट्रोड्यूस करूंगा, जो कि ओसी का डायरेक्टली भी नहीं है, लेकिन उसके बिना हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। ओसी आईओसी दोनों में ही आपकी वो मदद करेगा, और उस टॉपिक का नाम है हमारे पास रहेगा मॉडिफाइड ईएन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो आपने पढ़ी है, लेकिन हम पढ़ेंगे किसको? मॉडिफाइड ईएन को। चलिए आगे बढ़ सकता हूं। बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, बेहद। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, और जितना ओसी में काम आएगा उससे कहीं ज्यादा आईओसी में काम आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये है मॉडिफाइड ईएन। मॉडिफाइड ईएन मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मॉडिफाइड का मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसा अब ये नहीं रहा। ठीक है, चलिए हम किस प्रकार की बातें कर सकते हैं जब आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बातें करते हो। दोस्तों किसकी बात करते हो? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जब आप बात करते हो, ईएन लिख सकता हूं ना इन शॉर्ट। तो किस तरीके की ईएन आपको देखने को मिल सकती है केमिस्ट्री के अंदर? एक आपके सामने होती है एलिमेंटल। क्या होती है? एलिमेंटल। नॉर्मली जो आप डिस्कस करते हो ना, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंटल फॉर्म में डिस्कस करते हो। मतलब सर जैसे आप आईओसी में क्वेश्चंस करते हो, बताओ कार्बन में से, नाइट्रोजन में से, ऑक्सीजन में से और फ्लोरीन में से किसकी ईएन ज्यादा है? तो आप बोलते हो कार्बन से ज्यादा, नाइट्रोजन से ज्यादा और ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। इस टाइप के क्वेश्चंस करते हो। आप फिर बोलते हो कि बताओ अगर अपन बात करें आयोडीन में, ब्रोमीन में, क्लोरीन में और फ्लोरीन में किसकी ईएन ज्यादा है? तो आप बोलते हो आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन की, ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन की और क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन की। लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने पर घटता है। तो ये ट्रेंड आपने आईओसी में देख लिए हैं, पर दोस्त यकीन मानिए ये मेरे किसी भी काम के नहीं है। आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस करवा सकते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे पास आता है मॉडिफाइड ईएन। क्या आता है? मॉडिफाइड ईएन। और मॉडिफाइड ईएन में हम बातें करेंगे किसकी? की एटम की। किसकी बात करेंगे? हमारा फोकस यहां पर की एटम पर रहेगा। सर ये की एटम क्या होता है, मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए मैं आपके सामने अलग अलग कार्बन लेकर आऊंगा, का एक एटम रहेगा पर हर जगह उसकी ईएन क्या रहेगी? अलग अलग। जैसे अगर मैं आपके सामने सबसे पहले कार्बन लेकर आ रहा हूं, मान लीजिए यहां पर पूरे एग्जांपल में लिख देता हूं। सबसे पहले कार्बन मैंने लिया है किसके अंदर? मीथेन के अंदर। उसके बाद अगर बात करना चाहें तो मैंने कार्बन लिया है किसके अंदर? इथेन के अंदर। उसके बाद मैंने कार्बन लिया है किसके अंदर? इथाइन के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने कार्बन लिया है किसके अंदर? HCN के अंदर। मैं आपको बता दूं कि इन सभी में कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो अलग अलग है, एलिमेंटल से मैच नहीं करता है। जैसे या तो फिर भी आप कह सकते हो कि कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। यहां पर कैसा है? sp2। पक्का? यहां पर कैसा है? sp। तो आप जानते हैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ईएन मॉडिफाई हो गई है। अगर sp3 कार्बन की ईएन की बात करना चाहें तो बताओ अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 2.5। ये कितना होता है और ये कितना होता है? लगातार ईएन बढ़ रही है। इसका मतलब इससे तो इसका कोई लेना देना ही, अब बॉन्डेड फॉर्म में आ गया एटम। और यहां पर भी कार्बन sp है और यहां पर भी कार्बन sp है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट ईएन अभी भी सेम नहीं है, क्योंकि ईएन को केवल हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट नहीं करता है, दूसरी चीजें भी हैं। तो अब आपके की एटम मतलब कार्बन की हम बात कर रहे हैं, ईएन चेंज हो गई है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे पास आती है ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या आती है? ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो कि हमारे किसी भी काम की नहीं है। जैसे आपके हाइड्रोजन की ईएन होती है ना दोस्त, वैसे ही मिथाइल की भी ईएन होती है, वैसे ही NO2 की भी ईएन होती है। जब आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हो ना, तो यकीन मानिए आप बहुत ऐसी बातें करते हो जो बेसलेस है। मास्टर आपको ट्रेंड बताता है। मैं कोविड से पहले तो क्लियरली कह सकता हूं, उसके बाद तो बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया देख देख के लेक्चर कि अच्छा ऐसा होता हम तो क्या ही
बोल रहे थे कि माइनस आई का जो ऑर्डर है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है। आपको मिल जाएंगे कहते हुए बहुत सारे लोग कि जो माइनस आई का हम ऑर्डर लिखते हैं ना, वो किसका ऑर्डर है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। समझाएंगे कहां से? बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में माइनस आई का ऑर्डर क्या? सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर, तो बेटा ये तो तुम्हें याद है, लेकिन बाकी की भी एन होती है और वो मैंने लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करना चाहें तो फ्लोरीन सबका पापा है। क्लियर? आपकी पीरियोडिक टेबल में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी की भी नहीं है। अलग अलग स्केल पर आप माप सकते हैं, लेकिन ये 4.0। क्लियर? और आपके NO2 ग्रुप की अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करना चाहूं तो 3.4 के आसपास होती है, ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ NO2। पर माइनस आई में NO2 फ्लोरीन का पापा लगता है। माइनस आई किसका ज्यादा है? NO2 का। लेकिन EN किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन। तो वो लोग कोसों दूर जी रहे हैं। वो अलग बात है कि कभी एग्जामिनर वहां गया नहीं, तो अपनी बातें कहते रहो, अपनी कहानियां सुनाते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन हकीकत पर उतरा, भाई साहब साफ कर देगा आपको। और मैं बता रहा हूं, जब जब हकीकत पर उतरा है, लोग साफ ही हुए हैं। माइनस आई का ट्रेंड एक बार पूछा उसने शायद नीट 2019, और एक भी मास्टर की नोटबुक से मैच नहीं किया, चाहे वो नीट का हो चाहे वो जेई का हो, मैच ही नहीं किया। क्योंकि जो सीरीज आप लिखते हैं वो है ही नहीं। तो फिर ये बनाई कहां से? मॉड्यूल के क्वेश्चंस। मॉड्यूल में ये क्वेश्चन है, एक सीरीज याद करवा दो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन दिक्कत बनाने वाले के पास आपका मॉड्यूल, किस किस का मॉड्यूल उठाएगा, किस किस के नोट्स उठाएगा? यार बहुत डरता है वो बेचारा। मैं कह रहा हूं कि मेरे नोट से बाहर नहीं जाएगा, गलती से बाहर चला गया, वो क्या करेगा बेचारा? मैं तो उसका जीना आराम कर दूंगा। इसलिए वो मेरे पास पेपर भेजता है कि देख ले भाई, कहीं तेरे नोटबुक से तो बाहर नहीं जा रहा है, कोई तेरे को नहीं आता तो बता दे, मैं हटा दूंगा अभी। तो हर टीचर के पास पहले पेपर आता है, फिर हम बताते हैं कि ठीक है, सारे मेरी नोटबुक से मैच कर रहे हैं, पेपर छाप दीजिए। ठीक है, क्या करे, बहुत डरता है बेचारा। जेई वाले से मिलो फिर। तो ये जो बातें हैं ना, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की है, अपने किसी भी काम की नहीं। ये आप आईओसी में बेहतरीन लेवल पर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी आपने आईओसी में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। बस मुझे कुछ और बातें उसमें बतानी है, ताकि मैं अपने इंडक्टिव इफेक्ट से चीजों को रिलेट कर सकूं। तो मैं बात करता हूं किसकी? मॉडिफाइड ईएन की। अभी आप सुनते रहेंगे मेरी बातों को। ये हमारे सामने रहेगा मॉडिफाइड ईएन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किस तरीके की बातें होती हैं? कहता है जो आपका की एटम है ना, कौन है? की एटम, उसकी ईएन कई तरीके से चेंज होती है। क्या बोला मैंने? उसकी जो ईएन है दोस्त, वो कई तरीके से चेंज होती है। सबसे पहले आपकी ईएन पर जो है फर्क डालता है चार्ज। क्या डालता है? चार्ज। चार्ज के आने से ईएन में काफी फर्क पड़ता है। अगर आपके की एटम पर, मान लीजिए ए एटम आपका है, अगर उस पर फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी ईएन बढ़ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज के आने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से ईएन बढ़ जाती है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी प्लस के। मतलब अगर एक आपके सामने कौन है? NH2, जहां नाइट्रोजन कौन है? न्यूट्रल। और एक आपके पास कौन है? NH3 प्लस। हाँ दोस्त, सारी बात कर ले। इसमें भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इसमें भी sp3, लेकिन नीचे वाला नाइट्रोजन ईएन में ऊपर वाले का पापा लगता है प्लस चार्ज के आने की वजह से। तो चार्ज आने से ईएन बढ़ जाती है आपके एटम की। उस प्लस, फुल प्लस वाले की ज्यादा होती है कंपेयर टू पार्शियल। आपके पार्शियल पॉजिटिव भी डेवलप होगा ना, तो भी ईएन पर फर्क पड़ेगा। कंपेयर टू योर न्यूट्रल एटम, कंपेयर टू योर न्यूट्रल एटम। अगर न्यूट्रल एटम पर उस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाए, कैसा आ जाए? पार्शियल, तो ईएन कम होने लगती है। और पार्शियल की बजाय फुल नेगेटिव आ जाए तो ईएन और भी कम हो जाती है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो ये चार्ज के बदौलत ईएन में फर्क आता है, और ये सबसे ज्यादा फर्क डालता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर। कुछ एग्जांपल सर आप बता सकते हैं? डेफिनेटली। आइए हम किस तरीके की बातें कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास की एटम कौन है? नाइट्रोजन। ध्यान देंगे मेरी बातों पर। की एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे NO2, NO2 में भी हमारा की एटम कौन है? नाइट्रोजन।
यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड में पोलैरिटी है, हाँ, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। फिर अगर अपन बात करना चाहें NH2, क्लियर, ये आप लोगों के सामने है। सभी में ही मेरा की एटम कौन है, नाइट्रोजन, पर सभी में ही नाइट्रोजन की आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम नहीं। इस पर नाइट्रोजन पर फुल पॉजिटिव है, तो इस वाले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसकी थोड़ी सी कम, और यहां पर आपका नाइट्रोजन कैसा है, न्यूट्रल है, क्लियर। बल्कि न्यूट्रल की बजाय पार्शियल नेगेटिव बोलना चाहिए मुझे, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो इसकी ईएन क्या रहेगी, ज्यादा। सो देखो एक ही नाइट्रोजन आपके सामने है, पर उसकी ईएन मॉडिफाइड हो गई है, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। आइए, और चार्ज की वजह से हम क्या बातें कर सकते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पर भी क्या टिका दिया है मैंने, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर हमारे पास कौन है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर भी मैंने क्या टिका दिया है, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अब आप देखो दोनों की ईएन बढ़ेगी, पॉजिटिव के आने से ऑक्सीजन की भी बढ़ेगी, और पॉजिटिव के आने से नाइट्रोजन की भी बढ़ेगी। इस बार एटम क्या है, अलग अलग। तो आप देखो पहले भी अगर अपन पॉजिटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दे, कैंसिल आउट कर दे, दोनों प्लस लेके बैठे हैं, तो ईएन ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से क्या होती है, ज्यादा। तो अभी भी ईएन इसी की ही क्या रहने वाली है, ज्यादा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। और अगर अपन बात करना चाहें, मेरे पास यहां जगह कम है, आप इस एग्जांपल को लिख देंगे। मान लीजिए यहां पर दिया गया है OR2+, और एक आपके सामने दिया गया है OR। आप बताइए दोनों में से कौन से ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, आप बताइए कौन से ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है। दोस्त मैं आपको बता दूं, दोनों ही ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट स्टिल इस ऑक्सीजन की ईएन क्या है, ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जी हां, चार्ज के आने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर फर्क पड़ता है। और हम किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, की एटम। की एटम वो है जो मैंने कलर से दिखाया, जैसे इनमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और इसमें ऑक्सीजन है। हमें पूरे ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, मैं उसकी कभी बातें नहीं करूंगा, मैं हमेशा की एटम पर बात करेंगे। तो एक तो आपकी ईएन मॉडिफाई हुई, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। फिर आपकी ईएन जो है वो मॉडिफाइड होगी, किसकी वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। किसकी वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। और ये कॉन्सेप्ट आप आईओसी में बेहतरीन लेवल पर पढ़ चुके हैं। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर किसी में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसकी ईएन भी क्या होगी, ज्यादा। आइए बताता हूं, आपके sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका sp2 कार्बन है, आपके sp2 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका sp कार्बन है। चलिए, आपके sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका sp2 नाइट्रोजन है, और sp2 नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका sp है, क्लियर। आपका sp3 ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका sp2 ऑक्सीजन होता है, सही है कि नहीं है। और sp ऑक्सीजन रेयरली आपको कहीं देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप जानते हैं इसमें परसेंटेज कैरेक्टर कितना है, 25, इसमें 33% और इसमें 50%। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि ये सारी बातें आपको आईओसी में ऑलरेडी बता दी गई है, लेकिन मैं इस पर अभी और बात करना चाहूंगा। पहले इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी लिखेंगे भाइयों। जीओसी को बिल्कुल भी हमें हल्के में नहीं लेना है। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूं, ट्रेंड चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। अगर मान लो गलती से एग्जामिनर ने जीओसी से 3 क्वेश्चन दे दिया ना, तो अगली बार हम जीओसी नाचते दिखाई देंगे, चिल्लाते जीओसी से 3 आ गए, जीओसी से। अब क्या करें, पहले ठीक से पढ़ानी चाहिए थी। आइसोमेरिज्म से 3 क्वेश्चन आ गए, तो हमसे पूछ के थोड़ी ही बनाएगा। और स्टीरियो तो लगभग हर अच्छे टीचर का फेवरेट होता है। अगर एनटीए ने गलती से ऐसा कर लिया कि चलो इस बार बेइज्जती ना हो, तो आईआईटी से पेपर बनवा लेते हैं, क्योंकि जेईई मेंस भी एनटीए कंडक्ट करवाता है। अगर पेपर आईआईटी के प्रोफेसर के पास चला गया तो एनसीईआरटी में रह के कैसे छिला जाता है वो बताएगा। 2016 में उसने बताया ढंग से। गजब की बात यह, हमारे मॉड्यूल से भी गायब कर दिए क्वेश्चन 2016 के। भाई फिनाइल वाला गायब, कल एक बच्चा लेके आया गायब, ये बढ़िया तरीका जो नहीं आए गायब। तो 2016 का पेपर देखोगे ना, अच्छे इंस्टीट्यूट्स ने पीवाईक्यू से हटा दिया कि खोपड़ा खराब करते हैं, पीवाईक्यू सीरीज से भी हटाओ इनको। ऐसा तो एग्जाम ने एक बार किया, 2013 में भी शानदार क्वेश्चन दिए हुए, वो भी गायब हो गए। एरोमेटिसिटी का इतना शानदार क्वेश्चन है, गले में अटक गए लोगों के। अब इसको कैसे समझाएं, तो बेहतरीन तरीका है हटाओ इसको, पीवाईक्यू में वो रखो जो बच्चा देखते ही कर दे।
सुलटा दिया क्या? आगे बढ़ सकता हूं? ये जो मॉडिफाइड ईएन की हम बातें कर रहे हैं, ये आपको आईओसी में भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, और ये सारी बातें कोविड के बाद होने शुरू हुई हैं। उससे पहले लोगों को आइडिया भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा चुराते हैं लोग, हल्का हल्का, कई बार यही नहीं बताएंगे, दूसरी जगह बता देंगे, चुराएंगे जरूर। लेकिन आइए, अगर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर पर बात करें, किस पर बात करें? परसेंटेज एस कैरेक्टर पर बात करें, बाकी सारे फैक्टर क्या रखें? सेम। तो सेम परसेंटेज एस कैरेक्टर पर जो आप नॉर्मल ट्रेंड देखते हो, वही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। मतलब एलिमेंटल फॉर्म में बताओ, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है। फ्लोरीन आपका नॉर्मली सिंगल बॉन्ड के साथ आता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बता रहा हूं। अगर आपका कार्बन कैसा है? sp3, और अगर आपका नाइट्रोजन भी कैसा है? sp3, और अगर आपका ऑक्सीजन भी कैसा है? sp3, तो सभी में बताओ परसेंटेज एस कैरेक्टर बराबर है। तो आपको जैसा एलिमेंटल में ट्रेंड देखने को मिलता है, वैसा ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। ध्यान से सुन लेना इस बात को। अगर आपका कार्बन कैसा हो गया? sp2, नाइट्रोजन भी कैसा हो गया? sp2, और ऑक्सीजन भी कैसा हो गया? sp2, तो जो नॉर्मल आपको ट्रेंड देखने को मिलता है, वही देखने को मिलेगा। यानी कि sp2 कार्बन का ईएन में पापा होता है sp2 नाइट्रोजन, और sp2 नाइट्रोजन का ईएन में पापा होता है sp2 ऑक्सीजन। अगर आपका कार्बन कैसा है? sp, और नाइट्रोजन भी कैसा है? sp, तो sp कार्बन का sp नाइट्रोजन ईएन में पापा होता है। सभी में परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम चल रहा है, लेकिन अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ किया जाए तो मामला चेंज हो जाता है। मतलब सर सुनिए ध्यान से, इसे हम कहते हैं वन जंप रूल। क्लियर? आपके कार्बन को ईएन में हम नाइट्रोजन के आगे ला सकते हैं, और आपके नाइट्रोजन को ईएन में ऑक्सीजन से आगे ला सकते हैं। ये वन जंप रूल कोई किताब में लिखा गया रूल नहीं है, ये अपना जुगाड़ है। क्लियर? अब अलग तरीके से इसको इस्तेमाल में लिया जाए वो अलग बात है, कहां फेल होगा वो भी मैं जानता हूं। तो यहां पर वन जंप रूल कैसे? पहले वाले में परसेंटेज एस कैरेक्टर मिनिमम, और आगे वाले में परसेंटेज एस कैरेक्टर मैक्सिमम, तो जंप कर जाएगा। समझे नहीं सर क्या कहना चाहते हो? कार्बन तो आपका आ जाए कैसा? sp, और नाइट्रोजन आ जाए sp3। अब बताओ नाइट्रोजन में तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम से कम, और कार्बन में ज्यादा, इससे ज्यादा आ नहीं सकता। तो कार्बन अब आपके sp3 नाइट्रोजन का ईएन में पापा निकलता है। लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं पूरा, हम बोलते हैं sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। विच नाइट्रोजन? sp3 नाइट्रोजन। लेकिन अगर दोस्त आपका sp कार्बन हो, नाइट्रोजन या तो sp2 हो या नाइट्रोजन क्या हो? sp, ये दोनों ही ईएन में इसके पापा है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूरा बोलिए। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन। क्या जुगाड़ बताया? इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर मैक्सिमम, और इससे आगे वाले में क्या कर दो? मिनिमम, तो ये कूद के उसके आगे चला जाएगा। क्लियर? अगर अपन बात करना चाहें, आपका नाइट्रोजन कैसा हो जाए? sp, और ऑक्सीजन कैसा रहे? sp3, तो ईएन इसकी ज्यादा हो जाती है। लेकिन दोस्त गलती से अगर आपने गड़बड़ कर दी, नाइट्रोजन कैसा है आपका? sp2। क्लियर? या फिर इधर अपन बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन आपने कौन सा रखा है? sp, ये लीजिए नाइट्रोजन आपका sp है, लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन कैसा ले लिया? sp2, तो ईएन अभी भी उसकी ज्यादा है। तो इसमें देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर मैक्सिमम, इससे आगे वाले में परसेंटेज एस कैरेक्टर मिनिमम, तो ये चेंज हो जाता है। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर मैक्सिमम, इससे आगे वाले में परसेंटेज एस कैरेक्टर मिनिमम, तो मामला चेंज हो जाता है। तो हम बात कर सकते हैं मॉडिफाइड ईएन स्केल की। किसकी बात कर सकते हैं? मॉडिफाइड अगर अपन बात करना चाहें ईएन स्केल, इसमें याद रहे चार्ज को इन्वॉल्व नहीं करना है, वरना मामला फिर चेंज हो जाएगा। अभी हमने पार्शियल पॉजिटिव फुल पॉजिटिव की कोई बातें नहीं की है। तो आपके sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? आपका sp2 कार्बन। आपके sp2 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है?
आपका sp3 नाइट्रोजन, और आपके sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? sp कार्बन। देखो वन जंप रूल, कार्बन आगे निकल गया किससे? नाइट्रोजन से। लेकिन कौन से नाइट्रोजन से दोस्त, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपके sp कार्बन का En में पापा होता है कौन सा नाइट्रोजन? sp2 नाइट्रोजन। sp2 नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपका sp3 ऑक्सीजन, और sp3 ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपका sp नाइट्रोजन। फिर से देखिए वन जंप रूल कब काम करता है? परसेंटेज एस करेक्टर मिनिमम, परसेंटेज एस करेक्टर मैक्सिमम। लेकिन इसका भी पापा होता है कौन? sp2 ऑक्सीजन। आगे बात समझ में? आगे आपका फ्लोरीन आ सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपका ईएन स्केल क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। और ये केवल और केवल किसमें वैलिड है? सेकेंड पीरियड में। किस में वैलिड है? सेकेंड पीरियड में भाई, थर्ड पीरियड में मत लगा देना, रायता फैल जाएगा। सेकेंड पीरियड के अंदर बातें करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस हमारे सेकेंड पीरियड से ही डील होते हैं। तो अब हमने ईएन को मॉडिफाई करके पढ़ लिया है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जल्दी से नोट डाउन करेंगे। मॉडिफाइड ईएन स्केल बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। केवल हाइब्रिडाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर का, चार्ज इज नॉट इन्वॉल्व। ये आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि आप एसिटाइलिन और वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ में अक्सर गलतियां करोगे, पता ही नहीं चलेगा आपको कौन ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि ईएन आप देखते ही अलग तरीके से। एसपी कार्बन आ गया तो आपके लिए पता नहीं क्या हो जाता है। एसपी कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन किससे? sp3 नाइट्रोजन से। बाकी वाले नाइट्रोजन तो ईएन में आज भी इसके पापा लगते हैं दोस्त। तो आईओसी के बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन, आईओसी के एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन बहुत इजीली आप यहां से हैंडल कर सकते हैं। हर जगह कार्बन आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी का क्वेश्चन हो गया है। ओसी तब डील करता है जब आपका आईओसी ठीक से एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो, मतलब साइज और ईएन वाले फैक्टर डिसीजन ना ले पा रहे हो। आरडीसी का मतलब नहीं है, हालांकि मैं कुछ बोलता तुम कुछ और निकाल लेते हो। मैंने बोला आईओसी डिस्कस नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात आरडी सर नहीं जानते हैं, वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है इस हिस्से के पैसे किसी और ने लिए हैं, तो वो समझाए तो ज्यादा बेटर है। तो जानते तो हम भी बहुत सारे हैं अपना, मतलब ओसी आईओसी पीसी, ये भारत पाकिस्तान हमने किया है, बाकी तो एक ही टीचर पूरी केमिस्ट्री को डील करता है। हाँ, वो बायोलॉजी भी पढ़ा लेते हैं, मेन स्ट्रीम उनकी वही है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आता है एंगल का फैक्टर। एंगल का फैक्टर, एंगल से भी आपके फर्क पड़ता है किसके ऊपर? ईएन के ऊपर। तो अगर अपन बात करना चाहें, आपके ईएन को इफेक्ट करता है कौन? बॉन्ड एंगल। और ये भी शायद आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। आप इस प्रकार से बात कर सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? परसेंटेज एस कैरेक्टर के, परसेंटेज एस कैरेक्टर के। एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? बॉन्ड एंगल के। इनफैक्ट जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो ना, तो बिना बॉन्ड एंगल के हाइब्रिडाइजेशन निकलती ही नहीं है। पहले मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मालूम होनी चाहिए, ज्योमेट्री मालूम होगी तो हमें बॉन्ड एंगल मालूम होगा, और बॉन्ड एंगल मालूम होगा तो हम हाइब्रिडाइजेशन की बातें कर पाएंगे। जो आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो वो आइडियल केसेस होते हैं, लाइक sp3 sp2। हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2.5 sp2.3 भी होता है, फ्रैक्शन में भी चलता है, जिसे आप आगे चल के ड्रैगोज रूल में डिस्कस करते हैं। तो जो आप पढ़ते हैं वो आइडियल केसेस होते हैं। पहले आपके पास बॉन्ड एंगल आता है, क्लियर, उसके बाद आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी और परसेंटेज एस करेक्टर आएगा। तो आप कह सकते हैं अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा कहीं पर तो आपका परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? ईएन। मैं इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, जितना मेरे काम का है मैं उतना ही डिस्कस करूंगा। जैसे अगर अपन बात करें, हमारे पास ये दो एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार से। इधर अगर अपन बात करना चाहें, ये दो एग्जाम्पल हैं, इसके थ्रू मैं यहां पर बात करना चाहूंगा। मान लीजिए ये हमारे सामने लगाया गया है, यहां पर भी आपका कौन है? ऑक्सीजन। इधर भी अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कौन है? ऑक्सीजन। और इन दोनों ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी है वो सेम नहीं है।
देखिए यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर आपका ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है वो कैसा ग्रुप है, स्मॉल। आप यहां पर कह सकते हो कि ये θ1 है। यहां पर अगर अपन बात करें तो ये θ2 है। और आप बहुत आसानी से कह सकते हो आईओसी पढ़ने के बाद θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर इस वाले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इस बॉन्ड के थ्रू ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा होगा कंपेयर टू दिस ऑक्सीजन। यहां से आप इस प्रकार की बातें कर सकते हो, जो कि आप आगे चलकर इंडक्टिव इफेक्ट में इस्तेमाल में लेते हो कि आपके OH से ज्यादा माइनस आई कौन लगाता है, OR। क्लियर? तो ये यहीं से ही समझाया जाता है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, जो कि मैं आपको अलग तरीके से भी बताऊंगा। तो यहां पर जब आप इसको अल्काइल चेन पर जोड़ोगे तो यहां ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पाएगा जाएगा, और यहां पर ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पाया जाएगा। किसकी वजह से, बॉन्ड एंगल की वजह से। आप जानते हैं बल्कि ग्रुप्स आएंगे रिपेल करेंगे तो एंगल बढ़ेगा, हाइड्रोजन स्मॉल है रिपल्सन नहीं होगा तो एंगल आपका वहीं पर ही रहेगा। आईओसी में आप ये पॉइंट अच्छे से डिस्कस कर चुके हो। कौन से वाला, अगर आप बॉन्ड एंगल कंपेयर करते हो वाटर में, अगर आप बॉन्ड एंगल कंपेयर करते हो अल्कोहल में, और अगर आप बॉन्ड एंगल कंपेयर करते हो ईथर में, तो ये सारी बातें आप कर चुके हो। यहां पर सबसे कम, यहां थोड़ा ज्यादा, और यहां सबसे ज्यादा, तो लगातार आपका बढ़ने लगता है। इनफैक्ट यहां तो अपन बात करें ना तो आइडियल सिचुएशन को भी क्रॉस कर जाता है, लेकिन आजकल मैं वो डिस्कस नहीं करता, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, क्योंकि मेरा टाइम लग जाता है और मेरे काम का है भी नहीं। आईओसी के काम का सर ने जितना काम का होगा बता दिया होगा, तो इसको हम जितना जरूरत होगा उतना इस्तेमाल में लेंगे। बेसिकली मुझे कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने में इसकी जरूरत पड़ती है, जिसमें से एक तो ये है, तो उसको मैं अलग तरीके से भी आपको याद करवा सकता हूं कि OH और OR में से जब माइनस आई देखना होगा तो हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे। इन सब की वजह से आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाती है, चेंज। मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि मुझे इंडक्टिव इफेक्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी। आप पर्टिकुलरली माइनस आई को हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर ये बातें नहीं जानते। नो डाउट आप वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जो आपके मॉड्यूल और ELP में हैं, एक सीरीज बनाकर मैं भी बताऊंगा आपको सीरीज। क्लियर? उसको याद करने का आप अलग अलग तरीके भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप अगर उठाकर नीट 2019 का क्वेश्चन देखोगे आने के बाद भी सीरीज में फिट नहीं होता है, आने के बाद भी फिट नहीं होता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सीरीज में मिलेंगे ही नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट में चलने वाली सीरीज की वो इन जनरल बातें की गई है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, तो इनका ऑर्डर बता दो, बच्चा याद करके माइनस आई सुलटा देगा। हमारा पहला ही सवाल होता है जब बच्चे से माइनस आई के क्वेश्चन नहीं बनते, माइनस आई सीरीज याद है, नहीं सर, याद कर फिर बनेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है, यानी कि इनडायरेक्टली तो आंसर पहले से नोटबुक देखकर चेक करना पड़ेगा कि कौन पहले आता है और कौन बाद। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, तो यहां पर मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं रखा है, होल्ड किया है, चीजों को टाइम आने पर आपको डिस्कस कर दूंगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहला फैक्टर जो आपके पास आने वाला है, मतलब टॉपिक एनसीईआरटी जब डिस्कस करता है मॉडिफाइड ईएन को नहीं करता। अब एनसीईआरटी आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। अगला काफी बड़ा टॉपिक हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड, इन कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए अगर अपन बात करना चाहे ना तो कोवेलेंट बॉन्ड में ये आपके दो तरीके से आ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। कितने तरीके से आ सकते हैं? दो तरीके से आ सकते हैं। कुछ तो ऐसे आएंगे जो बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करेंगे। किसके थ्रू ऑपरेट करेंगे? बॉन्ड के थ्रू। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, पहले कुछ ये रहेंगे जो क्या करेंगे, ऑपरेट्स, अगर अपन बात करना चाहें थ्रू बॉन्ड, ऑपरेट्स थ्रू बॉन्ड, बॉन्ड के थ्रू आपके ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें ऑपरेट्स थ्रू स्पेस, ऑपरेट्स अगर अपन बात करना चाहें थ्रू, आप कह सकते हो स्पेस या फिर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के थ्रू भी आपके ये काम कर सकते हैं। और इसमें आपका एक ही आता है, इसे हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट।
क्या कहते हैं, फील्ड इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। हालांकि एनसीईआरटी ने इसको डिस्कस नहीं किया है फील्ड इफेक्ट को, बल्कि इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट एक साथ काम करते हैं, आप डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाते कि ये किसकी वजह से हो रहा है। लेकिन एनसीईआरटी ने फील्ड इफेक्ट का डिस्कशन नहीं किया है। अब जो बॉन्ड के थ्रू काम करते हैं वो भी आपके दो टाइप के इफेक्ट्स देखे गए। कितने टाइप के, दो टाइप के आपके इफेक्ट्स देखे गए हैं। कुछ इफेक्ट्स की अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे पास होते हैं परमानेंट इफेक्ट। कौन से होते हैं, परमानेंट इफेक्ट्स हमारे सामने आएंगे, और कुछ हमारे सामने रहते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट्स, कुछ इफेक्ट्स आपके परमानेंट हैं और कुछ इफेक्ट्स आपके टेम्परेरी हैं। जैसे परमानेंट इफेक्ट्स की अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने सबसे पहले आएगा इंडक्टिव इफेक्ट्स। कौन सा आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, ये आपके सामने सबसे पहला परमानेंट इफेक्ट रहेगा। दूसरा अगर अपन बात करें तो हमारे पास आएगा कौन, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं, क्लियर। कई बार हम इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी कह देते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट कह दो, मीजोमेरिक इफेक्ट कर दो, इनमें हल्का सा डिफरेंस होता है लेकिन आपसे नहीं पूछेगा। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे पास आएगा हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट। कौन सा आ जाएगा, हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट। ये तीनों इफेक्ट आपके कैसे इफेक्ट्स हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। इनको परमानेंट दो बेसिस पर कहा जाता है। एक तो इनसे जो मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन आती है ये परमानेंट आती है, या ये इफेक्ट हमेशा ही ऑपरेट करते रहते हैं, आपके रिएजेंट से इनका कोई लेना देना नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट और इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट दोनों में ये इफेक्ट मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है, मतलब परमानेंट होता है। टेम्परेरी इफेक्ट हम इस बेसिस पर कह सकते हैं कि ये जो इफेक्ट है ये रिएजेंट के आने पर आता है फिर गायब हो जाता है, मतलब इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन आता है वो टेम्परेरी आता है। तो ये हमारे पास केवल एक, या नाम बताओगे कौन सा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये हमारे सामने रहेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मैं आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात बता सकता हूं, बहुत ही शानदार। नीट मणिपुर का एग्जाम हुआ था, री नीट करवाया था वहां पर कुछ वजह से, उसमें पहली बार इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पर क्वेश्चन आया, स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी। और आप देख लेना, किसी भी सर के नोट्स उठा लेना, उससे पहले वो नोट्स में नहीं था पर वो लाइन एनसीईआरटी में थी कि आपके इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक में कभी दोनों में से देखना पड़े कि कौन डोमिनेटिव होगा। ये जानते भी नहीं थे लोग बिफोर नीट मणिपुर। एनसीईआरटी में है, आप किसी की बात करना, नोट्स उठाना, नहीं मिलेंगी चीजें। तो आपको लगता है कि सर के नोट्स से आते हैं, हाँ आने के बाद एड ऑन होते हैं, हर साल नोट चेंज होते हैं टीचर के। हमें भी मालूम है कि ये क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन अभी तक मैंने बताया ही नहीं, इस कॉन्सेप्ट से कवर ही नहीं होगा, तो एड ऑन कर दिए जाते हैं अगले साल। बात तो तब हो जब पिछले साल के नोट्स में भी वो बात इंक्लूडेड हो। अब पढ़ाऊंगा तो 2024 के सारे बनेंगे ही बनेंगे। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है, पेपर मेरे पास नहीं है क्या, जो कोई टॉपिक पढ़ा रहा तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सा क्वेश्चन यहां से आया है, बल्कि उस पर तो मैं ज्यादा जोर दूंगा। उस पर तो पहले 3 क्वेश्चन करवाऊंगा उस जैसे, फिर बोलूंगा कि देखो पीवाईक्यू करो 2024 का, तुम्हें लगेगा कुछ था ही नहीं। लेकिन पहले तो नहीं हुआ था वो, क्योंकि पहले उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं थी। तो आपको ये नहीं सोचना है क्या आ चुका है, क्या आ सकता है। मैं बोल रहा हूं नीट मणिपुर तो तब हुआ है जब आपके लेक्चर आ चुके थे कोविड के ऑनलाइन, और जाके देख लेना पूरा जीओसी में बात भी नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्त जो पेपर में आने के बाद डिस्क्लोज होती हैं, लोगों को चमकती है, अरे अच्छा ये लिखा हुआ है, उसको भी नहीं समझाएंगे। केवल आजकल बहुत बढ़िया काम चल रहा है, क्या एनसीईआरटी कट पेस्ट कर दो कि एनसीईआरटी दिया हुआ है, देखो इसको देख लो ढंग से, ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये आपका जो होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसे कहते हैं। इधर वाले जो इफेक्ट्स है ना, ये परमानेंट इफेक्ट्स की कैटेगरी में, दो बेसिस पर। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड, मान लीजिए आपका दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, रटने की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई, इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होंगे, क्या होंगे, पक्का। डिस्प्लेसमेंट परमानेंट भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट टेम्परेरी भी हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट टेम्परेरी है तो टेम्परेरी इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट से क्या डेवलप होता है, पोलराइजेशन। अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएं, एक्स वाई की तरह, तो यहां जाएगा पार्शियल और यहां जाएगा पार्शियल, मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन आ जाती है।
तो ये इफेक्ट जो है ना वो मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट पोलराइजेशन डेवलप करते हैं, और ये इफेक्ट मॉलिक्यूल में टेम्परेरी पोलराइजेशन डेवलप करता है। पहला इनका बेस। दूसरा, ये हमेशा ऑपरेट करते हैं कि एक बार मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन आ गई तो परमानेंट है, और उस पोलराइजेशन से मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती हैं, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर, लाइक डाइपोल मोमेंट। जैसे आपने देखा था कि इसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की वजह से इस मॉलिक्यूल का गॉस कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल था, या पार्शियल नेगेटिव और यहां डेवलप हो गया था पार्शियल पॉजिटिव। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पर भी असर पड़ता है इनकी वजह से, क्लियर। ये टेम्परेरी है, ये बिल्कुल आप लोगों की तरह है। कोई देख रहा है तो पढ़ना शुरू कर दिया, कोई नहीं देख रहा है तो नहीं पढ़ रहे। मैंने मोटिवेट कर दिया तो 2 दिन पढ़े, उसके बाद नहीं पढ़े। मतलब ये कुछ देर के लिए, जब रिएजेंट आता है रिएक्शन करने के लिए तो इफेक्ट ऑपरेशनल हो जाता है, जैसे ही रिएजेंट गायब तो इफेक्ट भी क्या हो जाता है, गायब। तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं, इन वालों के नीचे, ऑपरेट्स इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट। परमानेंट इफेक्ट के नीचे लिख दो ऑपरेट्स in the presence as well as in the absence of reagent. Operates in the presence as well as in the absence of reagent. हमेशा काम करेगा, इसका रिएजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिंसियर स्टूडेंट टाइप की कैटेगरी है, इसको पता है पढ़ने से सिलेक्शन होगा, हमेशा पढ़ता है, मास्टर मोटिवेट करे ना करे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। परमानेंट इफेक्ट ऑपरेट्स इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट। इसके नीचे लिख दो ऑपरेट्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। टेम्परेरी के नीचे लिख दो ऑपरेट्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट गायब, इफेक्ट भी गायब। आज के इतना ही दोस्तों, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। आने वाले पेपर में जीओसी, आइसोमेरिज्म, नेमिंग सब रहेगा, ढंग से आप रिवाइज करें।